हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे डॉक्टर बाल शौरी रेड्डी द्वारा लिखित भारत रत्न विश्वेश्वरैया। तो चलिए इस पाठ की शुरुआत करते हैं। भारत को आगे बढ़ाने और उसके उत्थान में योगदान देने वाले महान सपूतों में श्री विश्वेश्वरैया का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। श्री विश्वेश्वरैया एक उच्च कोटि के इंजीनियर और कुशल प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। उन्होंने अपनी तेज बुद्धि से भारत में सिंचाई यानी इरिगेशन और औद्योगिक विकास यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बड़ी बड़ी योजनाएं शुरू की हैं। उनकी इस असाधारण प्रतिभा से देश विदेश के लोग हैरान थे। उनका जन्म मैसूर राज्य के कोलार जिले के मुद्देनहल्ली नामक एक छोटे से गांव में 15 सितंबर 1861 को हुआ था। उनका पूरा नाम मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया था। उनके माता पिता बहुत गरीब थे और उनमें इतनी शक्ति या साधन नहीं थे कि वे विश्वेश्वरैया को आगे पढ़ा सके। परिवार की इस गरीबी के बावजूद भी विश्वेश्वरैया के मन में पढ़ने की बहुत गहरी लगन थी। जैसे तैसे उन्होंने अपने गांव में ही अपनी प्राथमिक यानी शुरुआती की शिक्षा पूरा कर ली। हाई स्कूल की शिक्षा के लिए उन्हें बेंगलुरु जाना पड़ा। बेंगलुरु में रहने और पढ़ाई का खर्चा चलाना उनके लिए बहुत मुश्किल था, इसलिए वे अपने किसी रिश्तेदार के घर पर ठहर गए। अपने खर्चा पूरा करने के लिए वे ट्यूशन पढ़ाने लगे और इस तरह संघर्ष करते हुए उन्होंने अपने दिन काटे। मैट्रिक यानी 10th पास करने के बाद वे बेंगलुरु के सेंट्रल कॉलेज में भर्ती हो गए, यानी एडमिशन ले लिया उन्होंने। वहाँ से उन्होंने बहुत अच्छे अंकों के साथ बीए की परीक्षा पास की। उस समय उनकी उम्र केवल 19 साल की ही थी। सेंट्रल कॉलेज के प्रिंसिपल, जो एक अंग्रेज थे, विश्वेश्वरैया की योग्यता, मेहनत और अच्छे गुणों से बहुत प्रभावित यानी अट्रैक्टेड हो गए थे। प्रिंसिपल ने पुणे के साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल के नाम एक सिफारिश पत्र यानी रिकमेंडेशन लेटर लिखा, जिसमें विश्वेश्वरैया की बहुत तारीफ की गई थी। उस पत्र को देखकर पुणे के प्रिंसिपल ने तुरंत विश्वेश्वरैया को अपने कॉलेज में दाखिला दे दिया। इसके साथ ही उन्हें एक छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप भी मिल गई। स्कॉलरशिप मिलने के बाद पैसों की चिंता दूर हो गई और वे पूरी तरह से अपना ध्यान पढ़ाई में लगाने लगे। विश्वेश्वरैया समय के बहुत पाबंद थे, मतलब बहुत पंक्चुअल थे। वे अपना एक भी मिनट बेकार नहीं जाने देते थे। वे दूसरों की तुलना में बहुत ज्यादा मेहनत करते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि वे बम्बई विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग की परीक्षा में समय से पहले ही अपनी पढ़ाई पूरी कर उसमें प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट क्लास में सबसे अव्वल आए। उन दिनों मुंबई सरकार का यह नियम था कि जो भी छात्र इंजीनियरिंग परीक्षा में पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम आएगा, उसे सीधी सरकारी नौकरी दी जाएगी। इस नियम के अनुसार विश्वेश्वरैया को केवल 23 साल की उम्र में ही असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर अपॉइंट कर दिया गया। मुंबई सरकार की नौकरी करते हुए उन्होंने नहरों यानी कैनल्स के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया। वे मुख्य रूप में शहरों के लिए पानी की व्यवस्था करने और नालियां यानी ड्रेनेज सिस्टम इसका भी सही प्रबंध करने के काम में बेहद निपुण यानी बहुत एक्सपर्ट थे। शहरों के लिए पीने के साफ पानी का इंतजाम करना और उसे हर घर तक पहुंचाना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए पानी को इकट्ठा करना, उसे साफ करना और नालियां यानी ड्रेनेज की सही व्यवस्था करने की जरूरत थी। विश्वेश्वरैया की इस असाधारण प्रतिभा को देखते हुए उन्हें देश के कई मुख्य शहरों से इस काम के लिए आमंत्रित किया गया। जब वे केवल 31 वर्ष के थे, सन 1894 में, तब उन्होंने एक बहुत बड़ा और मुश्किल काम अपने हाथ में लिया। सिंध प्रांत, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है, उसके शक्कर नामक शहर के लिए उन्होंने पानी का इंतजाम किया। सिंध का बहुत बड़ा इलाका रेगिस्तान था यानी डेजर्ट था, लेकिन विश्वेश्वरैया ने अपनी सूझबूझ और कुशलता से वहां वाटर वर्क्स का निर्माण कर दिया। इस सफलता से पूरे देश में उनका नाम प्रसिद्ध हो गया। सन 1908 में उन्हें बम्बई सरकार के प्रतिनिधि के रूप में शिमला में आयोजित सिंचाई सम्मेलन यानी इरिगेशन कॉन्फ्रेंस में श्री विश्वेश्वरैया को एक प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया, जहां उनकी प्रतिभा के कई उदाहरण देखने को मिला था। तो पुणे के पास कड़कवासला बांध बनाया गया। बांध यानी डैम, तो कड़कवासला नाम का एक बांध बनाया गया था। इस डैम के लिए विश्वेश्वरैया ने ऑटोमेटिक गेट्स का डिजाइन तैयार किया। तो जब डैम की पानी कतरे के निशान से ऊपर आता तो ये गेट अपने आप खुल जाता
और पानी कम होने पर अपने आप बंद हो जाता। इस अनोखे डिज़ाइन की इतनी तारीफ हुई कि बाद में अमेरिका ने पनामा नहर यानी पनामा कैनल के लिए इसी डिज़ाइन की कॉपी कर दी। सन 1906 में उनकी काबिलियत को देखते हुए अदन से एक बुलावा आया। अदन शहर से बुलावा आया। वहाँ भी उन्होंने शहर के लिए साफ पानी की व्यवस्था की और बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम यानी नालियाँ भी बनवाई। इस विदेशी दौर की सफलता के बाद विश्वेश्वरैया का नाम भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फैल गया। अब देश की हर बड़ी योजना में उनकी सलाह लेना सबसे ज़रूरी माना जाता था। तो विश्वेश्वरैया की कम उम्र में इतनी बड़ी सफलता, प्रसिद्धि और लगातार प्रमोशन को देखकर विभाग के कुछ पुराने और सीनियर अंग्रेज इंजीनियर उनसे जलने लगे थे। सारे इंजीनियर्स के विश्वेश्वरैया से जलने की दूसरे कारण क्या थी कि वे सारे इंजीनियर सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर्स थे, मतलब वे अपने योग्यता में सबसे आगे थे, बहुत बड़े इंजीनियर्स थे। फिर भी हर मामले में, हर काम में सिर्फ विश्वेश्वरैया की सलाह सबसे पहले ली जाती थी। इससे वे लोग बहुत ईर्ष्या करते थे, यानी वे लोग बहुत जलते थे। यह सब कुछ देखकर विश्वेश्वरैया जब वे से केवल 47 वर्ष के थे तब उन्होंने अपनी इतनी अच्छी सरकारी नौकरी से अचानक इस्तीफा यानी रेजिग्नेशन दे दिया। तो नियम के अनुसार इतनी जल्दी इस्तीफा देने के बाद पेंशन नहीं मिल सकती थी, लेकिन उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाएं यानी आउटस्टैंडिंग सर्विसेज तथा देश के प्रति उनके योगदान को देखते हुए सरकार ने नियम बदलकर उन्हें विशेष पेंशन भी दे दी। तो उस सरकारी नौकरी से रिटायर होने और विशेष पेंशन मिलने के बाद विश्वेश्वरैया को हैदराबाद रियासत यानी हैदराबाद के निज़ाम यानी वहाँ के रूलर उन्होंने अपना मुख्य इंजीनियरिंग सलाहकार नियुक्त किया। किसे? विश्वेश्वरैया को। इंजीनियरिंग सलाहकार मतलब एक इंजीनियरिंग के लिए एडवाइज़र, उसके रूप में श्री विश्वेश्वरैया को किसने हायर किया था? हैदराबाद रियासत के निज़ाम नवाब ने। उस समय हैदराबाद के निज़ाम दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में गिने जाते थे, बहुत अमीर थे वो। तो हैदराबाद के सामने सबसे बड़ी मुसीबत वहाँ की मूसी नदी थी। हर साल इस नदी में भयंकर बाढ़ यानी फ्लड आता था, जिसकी पानी हैदराबाद शहर में घुस जाता था। इससे भारी तबाही होती थी और शहर का सारा कामकाज पूरा खराब हो जाता था। विश्वेश्वरैया ने इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला, यानी परमानेंट समाधान निकाला, उसके लिए सॉल्यूशन। उन्होंने मूसी नदी के पानी को नियंत्रित करने के लिए एक शानदार योजना बनाई और डैम का निर्माण करवाया। तो बाढ़ रोकने के साथ साथ उन्होंने हैदराबाद शहर के लिए पीने के पानी और नालियाँ यानी ड्रेनेज का बेहतरीन सिस्टम बनाया। हैदराबाद शहर के बीचों बीच स्थित प्रसिद्ध बाग-ए आम यानी ये एक पब्लिक गार्डन थी, उन्हीं की खूबसूरत योजना है, यानी श्री विश्वेश्वरैया की ये एक खूबसूरत योजना का ही परिणाम है जो आज आंध्र प्रदेश यानी तेलंगाना की शान है। दक्षिण भारत की रियासतों में हैदराबाद के बाद मैसूर का नाम सबसे प्रमुख आता था। उस समय मैसूर के राजा कृष्णराज ओडेयर थे। वे एक कुशल, दयालु और प्रजाहितैषी यानी प्रजा के प्रति हित चाहने वाले शासक थे। ऐसे रूलर थे वो जो अपनी जनता को हमेशा सुखी देखना चाहते थे। मैसूर को एक आधुनिक यानी एक न्यू और समृद्ध राज्य बनाने के उद्देश्य से वहाँ के महाराजा ने विश्वेश्वरैया को मैसूर आने का न्योता यानी निमंत्रण दिया। विश्वेश्वरैया खुद मैसूर राज्य के ही रहने वाले थे, इसलिए अपनी मातृभूमि की सेवा करने का जो अवसर पाकर उन्हें बहुत खुशी हुई। वे मैसूर राज्य के चीफ इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुए और इस पद पर उन्होंने 3 साल तक अद्भुत कार्य निभाया। कितने साल तक? 3 इयर्स तक। उनकी बेहतरीन कार्यकुशलता, ईमानदारी, इंटेलिजेंस और शासन, ये सब कुछ देखकर मैसूर के महाराजा ने उन्हें राज्य का दीवान नियुक्त कर दिया। वे इस पद पर 6 इयर्स तक रहे, 6 साल तक। चीफ इंजीनियर और दीवान के रूप में टोटल 9 वर्षों के कार्य में विश्वेश्वरैया ने अपनी पूरी बुद्धि और शक्ति के बल पर उन्होंने मैसूर जो बहुत पुराना था उसे बहुत आधुनिक और नया बना दिया। तो विश्वेश्वरैया ने दीवान के पद पर रहते हुए मैसूर के हर विभाग में बड़े सुधार किए और कई ऐतिहासिक योजनाएं भी बनाए हैं। तो पहली योजना क्या थी? वो थी इनकम की योजना। उन्होंने नई नई आर्थिक योजनाएं शुरू करके मैसूर राज्य की आमदनी यानी इनकम को बहुत बड़ा किया। दूसरी क्या योजना बनाई उन्होंने? कृषि और सिंचाई का यानी एग्रीकल्चर और इरिगेशन का विस्तार। उन्होंने सूखी और बंजर पड़ी करीब
सूखी और बंजर यानी बहुत डेजर्ट एरिया, इसके करीब 1.5 लाख एकड़ यानी 1,50,000 एकड़ भूमि की सिंचाई यानी इरिगेशन के लिए पानी का बेहतरीन इंतजाम बनाया, जिससे किसानों की यानी फार्मर्स की दशा सुधरी। इसके साथ साथ उन्होंने बिजली का उत्पादन भी किया। मैसूर राज्य के शिव समुद्रम जलप्रपात पर बिजली पैदा करने का एक बड़ा कारखाना यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन था। ये उन्हीं के देख रेख में खोला गया था, किनके? श्री विश्वेश्वरैया के। इसके साथ साथ उन्होंने औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल ग्रोथ में भी बहुत सुधार काम किया है। उन्होंने बड़े बड़े नए कारखाने यानी इंडस्ट्रीज और उद्योग स्थापित किया। उन इंडस्ट्रीज में लोगों के लिए वर्क स्थापित किया। विश्वेश्वरैया का यह दृढ़ विश्वास था कि किसी भी क्षेत्र या देश की प्रगति और उसकी समृद्धि पूरी तरह से वहाँ की सिंचाई व्यवस्था और औद्योगिक उन्नति पर ही निर्भर करती है। तो इसका मतलब क्या है? तो विश्वेश्वरैया के अनुसार किसी भी शहर की उन्नति यानी प्रोग्रेस कब हो सकती है? उसकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इरिगेशन की जो व्यवस्था में जब डेवलपमेंट होती है तभी वह शहर डेवलप हो सकता है। तो विश्वेश्वरैया का मानना था कि उद्योगों यानी वर्क एम्प्लॉयमेंट, इसके बिना कोई भी राज्य तरक्की यानी ग्रोथ नहीं कर सकता है। इसलिए उन्होंने मैसूर राज्य में चंदन का तेल यानी सैंडलवुड ऑयल, सीमेंट, साबुन, रेशम यानी सिल्क और कागज बनाने के लिए बहुत बड़े इंडस्ट्रीज यानी कारखाने को खुलवाए। कर्नाटक के भद्रावती में स्थापित प्रसिद्ध इस्पात के कारखाना, इस्पात यानी स्टील है, उसका कारखाना, उसकी इंडस्ट्री उन्हीं की देखरेख और मार्गदर्शन में बनकर तैयार हुआ था। यह एमसीक्यू में पूछा गया था लास्ट ईयर। वो इस्पात का कारखाना कहाँ पर था? भद्रावती में। ये एमसीक्यू में आया था इस साल। ओके, तो मैसूर राज्य के विकास में विश्वेश्वरैया के 3 सबसे प्रमुख कार्यों में से पहला और सबसे बड़ा कार्य कावेरी नदी पर डैम बनाना था। तो इस डैम को आज कृष्णराज सागर डैम के नाम से जाना जाता है। इस विशाल डैम के निर्माण से जहां उद्योगों के लिए भारी मात्रा में बिजली मिली, वहीं लाखों किसानों को खेती के लिए सिंचाई का पानी भी मिला, यानी यहाँ से बहुत लोगों को उद्योग यानी वर्क मिला। इसके साथ साथ इस डैम के कारण बहुत सारे किसानों को पानी भी मिला, इरिगेशन करने के लिए पानी भी मिला था। मैसूर राज्य के विकास में इस बांध का सबसे बड़ा योगदान है, यानी इस डैम का बहुत बड़ा योगदान है मैसूर राज्य के प्रोग्रेस के लिए। यह भारत में अपने ढंग का पहला और अनोखा बांध था, यानी बहुत अनोखा डैम है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और इसके इंजीनियर यानी विश्वेश्वरैया की बहुत तारीफ भी करते हैं। मैसूर को वास्तव में इंद्रपुरी यानी बहुत खूबसूरत और आधुनिक शहर बनाने का पूरा श्रेय श्री विश्वेश्वरैया को ही जाता है। नगर को सुंदर बनाने की दिशा में उन्होंने कावेरी नदी के डैम के पास ही एक प्रसिद्ध वृंदावन उद्यान यानी वृंदावन गार्डन, इसका भी निर्माण कराया। यह बगीचा, यह गार्डन अपनी खूबसूरती, फ्लावर्स और बेहतरीन डिज़ाइन के लिए आज भी भारत के सबसे सुंदर गार्डन में से एक गिना जाता है, जिसे नंदन वन यानी देवताओं का बगीचा माना जाता है। दीवान के पद पर रहते हुए उन्होंने मैसूर की शासन व्यवस्था यानी रूलिंग जो डेमोक्रेसी थी वहाँ के, उसमें भी बहुत सुधार आया। उन्होंने गांवों और शहरों में पंचायतों की शुरुआत की, जिससे जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सीधे शासन और सुधार कार्यों में सरकार को सलाह दे सके, यानी डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ये सब कुछ शुरू हो गया पंचायतों के रूप में। वहाँ पे लोग अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर सकते थे। ये सब कुछ किसने शुरू किया? श्री विश्वेश्वरैया ने। इस व्यवस्था से आम जनता और सरकार के बीच भरोसा और सहयोग बहुत बढ़ा, यानी जनता सरकार पर बहुत भरोसा करते थे अब, जिससे राज्य का तेजी से विकास हुआ। राज्य के आर्थिक और व्यापारिक विकास को बढ़ाने के लिए उन्होंने मैसूर बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ मैसूर की स्थापना भी की। आर्थिक क्षेत्र में यह उनका एक अद्भुत और ऐतिहासिक कदम था, यानी उन्होंने एक बैंक की स्थापना भी की, आर्थिक स्थापना। तो इसमें भी विश्वेश्वरैया के एक अद्भुत और ऐतिहासिक काम है ये। इतना ही नहीं, बल्कि विश्वेश्वरैया ने शिक्षा के क्षेत्र में भी ऐतिहासिक क्रांति दिखाई है। उन दिनों पूरे दक्षिण भारत की उच्च शिक्षा पर केवल मद्रास विश्वविद्यालय था, मतलब सिर्फ वही एक विश्वविद्यालय था मद्रास पूरे दक्षिण भारत में। तो उस समय पूरे देश में कुल मिलाकर केवल 5
विश्वविद्यालय थे, जिसमें मद्रास में एक विश्वविद्यालय था। तो विश्वेश्वरैया चाहते थे कि मैसूर राज्य के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर ना जाना पड़े। उन्होंने मैसूर के लिए एक अलग यूनिवर्सिटी बनाने की ठानी। तो इस रास्ते में उनके सामने बहुत सारी राजनीतिक और प्रशासनिक मुश्किलें यानी बाधाएं आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनके कड़े प्रयासों के कारण आखिरकार मैसूर विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर की स्थापना हुई, जो शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत उपलब्धि थी। तो आखिरकार विश्वेश्वरैया ने मैसूर में एक यूनिवर्सिटी भी खोल ली। मद्रास प्रांत के अंग्रेज अधिकारी जो थे, यानी अंग्रेज लोग जो थे मद्रास के, वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी थी। अब वो लोग देख लिए कि मैसूर में भी एक यूनिवर्सिटी बन गई, तो अंग्रेज़ों को ईर्ष्या होने लगी, यानी उन्हें जलस होने लगी विश्वेश्वरैया पर। तो विश्वेश्वरैया के इन लगातार प्रयासों से मैसूर राज्य की हर दिशा में बहुत अमीर, खुशहाल और तरक्कीशुदा बनने लगा था। यानी मैसूर इतना डेवलप्ड होने लगा था सिर्फ विश्वेश्वरैया के कारण, सारे क्षेत्रों में, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, डेमोक्रेसी और यूनिवर्सिटी, सब कुछ। तो इसका सीधा असर पड़ोसी राज्य यानी मद्रास पर लगा। मतलब मद्रास बहुत डेवलप था। अब मैसूर का डेवलपमेंट होने के कारण मद्रास में जो अंग्रेज रहते थे उन्हें बहुत ईर्ष्या होने लगी, उन्हें बहुत जलस होने लगी। तो मद्रास के लोग और वहाँ के अंग्रेज अधिकारी यह देख रहे थे कि जो तरक्की उनके प्रांत में नहीं हो रही है, मतलब जो डेवलपमेंट मद्रास में नहीं हो रही है, वो मैसूर में हो रहा है। अंग्रेज मैसूर की इस शानदार उन्नति को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वो उनके मैसूर के डेवलपमेंट को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। मैसूर की बढ़ती ताकत और स्वावलंबन से डरकर उन स्वार्थी अंग्रेजों ने, जो मद्रास में रहते थे, वे बहुत डर गए थे कि ऐसे ही विश्वेश्वरैया मैसूर में शासन करते रहे तो मैसूर और भी बड़ा बन सकता है। इसलिए उन स्वार्थी अंग्रेजों ने विश्वेश्वरैया के खिलाफ मैसूर के महाराजा जो कृष्णराज ओडेयर है उनके कान भरने लगे। यानी कृष्णराज ओडेयर से अंग्रेजों ने विश्वेश्वरैया के खिलाफ ब्रेन वॉश करने लगे। तो यह सब कुछ होने के बाद विश्वेश्वरैया ने अपने दीवान पद से इस्तीफा दे दी, यानी वहाँ से भी उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया मैसूर के दीवान पद से। तो मैसूर के दीवान पद से हटने के बाद विश्वेश्वरैया ने अपनी ज्ञान और अपनी समझ के लिए, उसको बढ़ाने के लिए कहीं विदेशी यात्रा यानी फॉरेन ट्रिप्स में जाने लगे। जब वे विदेश से लौटे तो भारत सरकार ने उन्हें देश के विभिन्न विकास योजनाओं में शामिल किया। बहुत सारे कमिटीज में विश्वेश्वरैया को शामिल किया जब विश्वेश्वरैया विदेश से फिर से भारत आए थे। उस समय ब्रिटिश सरकार भारत की नई राजधानी नई दिल्ली का निर्माण करवा रही थी, मतलब कैपिटल सिटी जो नई दिल्ली है उसका निर्माण हो रहा था। इसके निर्माण के लिए जो मुख्य योजना कमिटी बनाई गई थी, विश्वेश्वरैया उसके एक प्रमुख सदस्य थे। तो उस कमिटी के प्रमुख सदस्य कौन थे? श्री विश्वेश्वरैया। तो विश्वेश्वरैया ने मैसूर के विकास में जो प्रशासनिक और इंजीनियरिंग कुशलता दिखाई थी, उससे देश के बड़े उद्योगपति भी प्रभावित थे। इसी कारण प्रसिद्ध टाटा कंपनी यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो था, उन्हें अपने इस्पात कारखाना यानी स्टील इंडस्ट्री का एक डायरेक्टर चाहिए था। इसलिए विश्वेश्वरैया को टाटा कंपनी ने डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया। किसके डायरेक्टर? इस्पात कारखाने की, स्टील कारखाने की। उन्होंने कई वर्षों तक इस पद पर रहकर अपनी पूरी शक्ति से उस स्टील की इंडस्ट्री के विकास में योगदान दिया। तो देश के कई बड़े और प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों ने उनकी महानता को देखकर उन्हें अपनी सर्वोच्च डिग्रियां यानी बहुत जैसे डॉक्टरेट डिग्रियां उसे देकर सम्मानित किया। देश के प्रति उनका इन्हीं विशिष्ट और निस्वार्थ सेवा के लिए स्वतंत्र भारत सरकार ने सन 1955 में उन्हें देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न इससे विभूषित किया। उस समय उनकी एज 95 की थी, यानी 95 ईयर्स को उन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला था। तो अब हम विश्वेश्वरैया के 100 वर्ष से अधिक का दीर्घायु जीवन के बारे में जानेंगे। तो 15 सितंबर 1960 को जब वे 100 ईयर्स कंप्लीट कर चुके थे अपने लाइफ की, तो पूरे भारत में उनकी जन्म शताब्दी को बहुत ही धूमधाम और आदर के साथ बनाई गई। भगवान ने उन्हें बहुत लंबी उम्र दी थी। वे पूरे 101 वर्ष और 7 महीने तक जीवित रहे थे, यानी 101 ईयर्स और उसके बाद 7 मंथ्स। इस
महान राष्ट्रभक्त और इंजीनियर ने 14 अप्रैल 1962 को बेंगलुरु में अपनी अंतिम सांस ली और हमेशा के लिए चिर निद्रा में सो गए। यानी उनकी डेथ कब हुई थी? 14 अप्रैल 1962 में बेंगलुरु में हुआ था। जब लोगों ने विश्वेश्वरैया जी से उनकी इतनी लंबी उम्र और हमेशा स्वस्थ रहने का राज पूछा, यानी इतनी लॉन्ग लाइफ और इतना गुड हेल्थ की जो सीक्रेट सब लोग पूछ रहे थे विश्वेश्वरैया से, तो उन्होंने बहुत ही सुंदर बातें बताई जो आज हम सबके लिए एक मोटिवेशन है। देखिए, वे समय के इतने पक्के थे कि जीवन भर कभी एक भी मिनट वेस्ट नहीं करते थे। वे हमेशा कहते थे कि समय पर सोना चाहिए, जागना चाहिए और अपने सभी काम को नियम से करना चाहिए। वे दूसरों की तुलना में हमेशा अधिक मेहनत करते थे और कभी खाली नहीं बैठते थे। उन्हें इस बात का बहुत दुख था कि हमारे देश में आलसी लोगों का यानी लेजी लोगों का संख्या बहुत ही अधिक है। उनका मानना है कि जिस दिन हमारे देश के लोग आलस छोड़ देंगे और अमेरिका या जापान की तरह कड़ी मेहनत करना सीखेंगे, उसी दिन हमारे देश दुनिया में सबसे आगे निकल जाएगा। तो विश्वेश्वरैया जी का मानना था कि देश की सच्ची सेवा तभी हो सकती है जब हमारा चरित्र साफ हो और पवित्र हो। वे स्वभाव से बहुत ही विनम्र, सीधे और साधु थे। तो ईमानदारी उनके खून में था, यानी इंटेलिजेंस उनके ब्लड में ही था और उनका पूरा जीवन कर्म यानी काम को ही पूजा मानने वाले एक सच्चे कर्मयोगी जैसा था। कर्मयोगी मतलब कौन है? जो काम को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। तो विश्वेश्वरैया एक सच्चे कर्मयोगी थे। उनकी यही असाधारण प्रतिभा और उनकी आदर्श चरित्र उन्हें भारत का सबसे महान सपूत बनाता है। विश्वेश्वरैया जी ने अपने जीवन में इतनी बड़ी बड़ी सफलताएं और सम्मान पाए, लेकिन उन्होंने अपने काम पर कभी भी घमंड नहीं किया। वे हमेशा जागती आंखों से सिर्फ देश के विकास और उन्नति के ही सपने देखते रहते थे। उनका जीवन इस बात का सबसे बड़ा एविडेंस है कि यदि इंसान पूरी लगन से मेहनत करे और आत्मनिर्भर बने तो वो समाज में सबसे ऊंचे पद पर पहुंच सकता है। आज भले ही डॉक्टर विश्वेश्वरैया हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा बनाए गए बड़े बड़े डैम्स, इंडस्ट्रीज और संस्थाएं आज भी स्मारक के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं और हमें उनकी बेजोड़ बुद्धि और कुशलता की याद दिलाते हैं। पूरे भारत को उन पर गर्व है। तो इससे यह पार्ट खत्म होता है। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।